सबसे पहले ऋषि वैदिक अनुसंधान और अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन और टीजीए आयोजक मंडल, इन सभी को मेरा आभार भी, धन्यवाद भी और शुभकामनाएं भी कि आप लोगों ने एक सराहनीय शुरुआत की है जो कि मानव कल्याण की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। हमने देखा कि जो इनविटेशन पत्र था उसमें एक शब्द है द लैंड ऑफ एनलाइटेंड मैन और विषय है योग और मानव कल्याण। जो एकेडमिक बातें हैं डॉक्टर अपर्णा जी ने और उसके पहले जो हमारे संस्थापक हैं इस संस्था के, उन्होंने बातें की, तो मैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन पे दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इस पे पर्याप्त बातें हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ NLP, न्यूरो लिंगुअल प्रोग्रामिंग, जो हमारा न्यूरॉन्स है, जो हम विजुलाइज करते हैं वो ऐसा घटित हो जाता है। और आप लोगों को यह मानना पड़ेगा कि हमारे अशोक भैया, अशोक वर्मा जी का वो NLP बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए एक ताली बनती है। यह क्यों, एक छोटी सी घटना मैं, हालांकि सुनाना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ। मैंने 3 दिन पहले निवेदन भेज दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे जाना था कहीं। जब मैंने निवेदन भेजा उसके दूसरे दिन जहाँ मुझे जाना था वहाँ से मुझे संदेश आया कि मीटिंग हमारी टल गई है 2 दिन के लिए। फिर भैया कल बोले कि आप आ जाइए। मैं बोला मुझे सुबह पहुँचना है लखनऊ 7 बजे। कल भैया से बात हुई और शाम में मैसेज आ गया कि 5 बजे हमारी मीटिंग है। क्या बात है। ये है NLP, न्यूरो लिंगुअल प्रोग्रामिंग, कि आप जो विजुलाइज करते हैं बहुत गहरे मन से, और मैं उपलब्ध हूँ। यहाँ पे जो भी लोग हैं हमारे ज़्यादातर लोग सीनियर हैं, योग पे हमसे बेहतर जानते हैं, बेहतर व्याख्यान भी देते हैं। तो चूँकि मैं अनौपचारिक बातें ज़्यादा करता हूँ इसलिए थोड़ी माइक पे बोलने की आदत सीधे करके और यहाँ पे बोलिए। जी अच्छा, ठीक है। भारत का संविधान है, जब बना आज 1950 में बनकर लागू हुआ और हमें ज्ञात है कि कई संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा। लेकिन जो अनुसंधान है हमारे भारत में, जो अनुसंधान की पद्धति है कि 1500 साल पहले अगर योग पे कुछ लिख दिया गया या 1000 साल कुछ लिख दिया गया तो उन शब्दों को हम उसी अर्थ में आज भी परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जबकि मानव की आवश्यकताएं, हमारी दिन प्रतिनिधि की आवश्यकताएं सतत बदलते रहती हैं। अनुसंधान की जो पुरानी पद्धति थी कट कॉपी पेस्ट, इससे बाहर निकलकर योग की जो अनुसंधान है उसमें हमें विश्लेषण मूलक आज की आवश्यकताओं के अनुरूप शब्दों की क्या व्याख्या है उसको समझना होगा। और जो हमारा विषय है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भटकूँ न, लेकिन अगर भटक भी गया तो आप लोग फिर बता देंगे। हमने जब एनलाइटेंड मैन की बात की तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मुझे लगता है कि यह प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था, तो पता चलता कि लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध तो बोधगया में पैदा हुए थे। और जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हुआ, तो बुद्धिज्म की शुरुआत बोधगया में हुई थी। लेकिन ये शिक्षा पद्धति का दोष है कि हमें सही प्रश्न पूछना नहीं सिखाता है। वर्तमान भारत में भी, सामयिक भारत में भी लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था।
मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी तो बनते बनते साउथ अफ्रीका से भारत में पैदा बने, गलियों में संघर्ष करते हुए। तो कुछ सही प्रश्न हमको सही तरीके से पूछना है। उसी संदर्भ में हम देखेंगे योग और मानव कल्याण। मैं योग के बारे में जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो पहली बात आती है कि योग की उत्पत्ति या योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत का शब्द है, युज धातु से बना है, इसका अर्थ जोड़ना है। इन बातों का बहुत मतलब होता नहीं है, लेकिन अक्सर इसी बातों में समय व्यर्थ कर दिया जाता है। हमें ये समझना होगा कि मन और शरीर को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया भारत में विकसित हुई, जो एक भारत ने पूरे दुनिया को मानव जाति के कल्याण के लिए एक उपक्रम दिया, प्रमाणित है कि भारत ने दिया, क्योंकि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रथम प्रमाण पाया जाता है। रेने देकार्त ने 16वीं शताब्दी में यूरोप में बोला, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी एक तरह से चिंतन की परंपरा की वो शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ, फ्रांस में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की आवाज़ 200 साल लगती है, फ्रांस की राज्य क्रांति होती है, लेकिन भारत में वो आज से 2300 साल 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का बीज बो दिया था। हमें समझना है कि क्या महात्मा बुद्ध और जो पतंजलि क्या अलग है, क्या कोई ये धर्म विशेष है? हमें बांट दिया जाता है, ये विरोध नहीं है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, महाभाष्य में सूत्र है योग सूत्र। हम वहाँ से जब भी किसी व्याकरण की ग्रामर की रचना की जाती है तो उस समय तक जितनी भी चीज़ें समाज में उपलब्ध होती हैं सबको संकलित करने का प्रयास किया जाता है। पतंजलि ने उस समय की भाषा में सराहनीय कार्य किया। बुद्ध के समय में शील, समाधि और प्रज्ञा की बातें हैं। अपर्णा जी ने बताया यम नियम वही है जो शील है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार व्याख्या करेंगे तो वही है जो समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि वही है जो योग में, अष्टांगिक मार्ग में और बुद्ध में हमारा प्रज्ञा है। साधु साधु साधु, कोई विरोध नहीं है। योग से जीवन ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है जो भारत ने दुनिया को दिया और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। यह योग की महत्ता है। महर्षि योगी ने एक अनुसंधान किया जिसे बोला जाता है महर्षि इफेक्ट। तो क्या दुनिया के सारे लोग योग कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो फिर सारे लोगों का भला हो सकता है? बिल्कुल संभव है। 1% 100 में 1 लोग अगर योग के माध्यम से अपने सोचने की क्षमता का विकास कर लेते हैं तो उसका विकिरण इफेक्ट समाज पर पड़ता है। पूरे के पूरे समाज उससे जो है कि सही तरीके से दिशा निर्देशित होने लगती है, अपराध कम होता है, संयम बढ़ता है समाज में। तो ये जो आज का संकट है मानव कल्याण और योग, इस 2 बातों को मैं समझता हूँ कि क्या महर्षि का जो इफ़ेक्ट है, 1% लोग जो योग को अगर अपना लेते हैं, ध्यान को अपना लेते हैं तो पूरी दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। तो समस्या आज का क्या है, हम इसको देखते हैं। मानव कल्याण 30 मिनट का हमें समय दिया गया है। आपका समय पूरा होगा, आप इशारा करेंगे, मैं 1 मिनट में बंद कर दूंगा, क्योंकि भटकाव मनुष्य की नीति है। तो बोलते बोलते व्यक्ति भटक भी जाता है। और भावातीत योग ऐसा है भी कि अगर समय का एहसास आपको नहीं रहा तो दिन भर बोलते रहेंगे। तो
परमाणु युद्ध के संकट पे आज का मानव समाज खड़ा है। जैविक हथियारों का दौर हम देख चुके हैं। कोरोना माना जाता है कि एक जैविक हथियार था, और आनुवांशिक लड़ाइयाँ भी अब लड़ी जाने लगी हैं। ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, इसको समझने के लिए जब हम मानव कल्याण को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं तो 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। संभवतः उसी के लिए सारी जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं कि कुछ मन का विकार है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अगर इसका सही तरीके से वितरण हो जाए समाज में तो लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। और इसमें भी जो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो भोजन से भी जुड़ा हुआ है, वस्त्र से भी जुड़ा हुआ है, आवास से भी जुड़ा हुआ है। तो योग के माध्यम से हमें देखना है कि क्या इन चीज़ों को पाया जा सकता है। मुझे लगता है कि पाया जा सकता है। अगर हम संयम, संतुलन अपने जीवन में योग अभ्यास से ले आते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम समाज में भी स्वास्थ्य को फैलाएंगे, और ये बढ़ते हुए राज्य तक जाएगा, देश तक जाएगा, और पूरे मानव समुदाय तक जाएगा। पूरे मानव के इतिहास में जब हम देखते हैं ऐतिहासिक विकास योग की, तो हम योग को छोड़ दें, अगर केवल हम इतिहास का विकास देखें तो 2 स्पष्ट चरण हैं मानव के इतिहास में। एक चरण है प्रकृतिवादी, जब मनुष्य इतना कमज़ोर था कि प्रकृति मनुष्य का शोषण करती थी। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, शोषण करती थी। दूसरा चरण आया इतिहास में जब मनुष्य विज्ञान और तकनीक का विकास किया और मनुष्य ने प्रकृति का शोषण करना शुरू किया। यहाँ से समाज में विसंगतियाँ पैदा होना शुरू हुई। जो योग की अवधारणा थी जब हमारा दूसरा चरण शुरू हुआ था उसके पहले की है, यानी उसमें बहुत सी बातों को अनुसंधान करके आज बदलने की ज़रूरत है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस शब्दों में यम आपने बताया तो जैसे आपने एक ब्रह्मचर्य पे बहुत बल दिया। जब हम एग्रीगेरियन सोसाइटी में थे, हमारे पास उत्पादन अधिशेष कम था, खाने के लिए सामग्री कम थी, तो हमें प्रजनन पर भी नियंत्रण करना था। आज विज्ञान का विकास हुआ है तो हमें अपने इंद्रियों पे अगर संयम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि मन का संयम हो। तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या भी हमें बदलनी पड़ेगी, जैसे संविधान संशोधन होकर अपनी आवश्यकताएं हमें बदलती हैं। मैं बता रहा था कि मानववादी जब चरण शुरू हुआ तो उसमें 4 स्टेज आए विकास के क्रम में। अब जब योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है वह 4था चरण है। पहला चरण हुआ जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े मशीनें बनने लगी। दूसरा चरण हुआ जब बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली से तेज़ी से औद्योगिकरण होने लगा, जीवन पद्धति बदली, लोगों का समाज में अराजकता भी बदला और विकास भी बदला। तीसरा चरण हुआ जब कंप्यूटर के माध्यम से हम सूचना तकनीक में आ गए। चौथा चरण बहुत खतरनाक है, जिसको कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट या दुनिया के थिंकर इंडस्ट्री 0.4 कहते हैं। वह चौथा चरण है इतिहास का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध लड़े जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादन शुरू हो रहे हैं, और ऐसे दौर में जो हमारा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है ये पीछे न छूट जाए, इसके लिए योग और ध्यान और अध्यात्म की ज़रूरत है। और इसीलिए योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया बुद्धिजीवियों के प्रयास से कि हमें अपने मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उसके लिए योग या जो योग के अंतर्गत जितनी भी पद्धति हैं उससे हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों का विकास कर सकते हैं। और इसी चीज़ को
जो मानव की कल्पना पर्यावरण और समाज को लेके है, तो क्या हम मानव के कल्याण से सुखी रह सकते हैं? अगर मानव का कल्याण हो जाए, या प्रश्न पूछना होगा कि क्या मानव का कल्याण हो जाएगा तो हम सुखी रहेंगे, हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा देश स्वतंत्र सुखी रहेगा? बिल्कुल नहीं। हम और अगले स्टेज में चले गए हैं, हम इकोसिस्टम की बात करने लगे हैं। जब तक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित नहीं होगा, तब तक मानव का कल्याण नहीं होगा। और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की अवधारणा हमारे मनीषियों ने योग के माध्यम से दुनिया में फैलाया था। अभी अपर्णा जी ने बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सुख की कामना है, सबको रोग मुक्त होने की कामना है। कोई भारत के सुखमय होने की कामना नहीं है, कोई मनुष्य के सुखमय होने की कामना नहीं है। पूरी दुनिया के वनस्पतियों के भी सुखी होने की कामना है ना। तो ये है हमारा पर्यावरण तंत्र। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जो थिंकर हैं, आज उन्होंने एक नई अवधारणा लेकर आए हैं, ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। जब तक इन तीनों का संतुलन नहीं होगा, मानव कल्याण संभव नहीं है, न प्रकृति का कल्याण संभव है। और इन तीनों के संतुलन को बनाने के लिए केवल मानसिक शुद्धिकरण ही एक रास्ता है, क्योंकि पैसा का कोई अंत नहीं है। कितना पैसा हो जाए, जब तक कि उसका सही तरीके से उपयोग करना व्यक्ति नहीं सीखेगा संसाधनों का, तो ये ESG फ्रेमवर्क है। और मुझे ये आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि स्विस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ESG फ्रेमवर्क पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। संभवतः तो दुनिया में 30-40 लोग जो कर रहे होंगे उस पर, इसलिए इस अवधारणा को मैं बता पा रहा हूँ। तो उसके बारे में कोई प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे तो हम बाद में बात करेंगे। तो यम नियम शौच संतोष ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है, तो उस पर हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत अभी नहीं है। जो अभी हमें शुरुआत जब हुई थी तो अरोमा पद्धति या सुगंध से चिकित्सा, इन सब चीज़ों की बातें हुई। ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हमको फिर समझना होगा कि रोग क्या है, हम चिकित्सा किस चीज़ की कर रहे हैं, या स्वास्थ्य क्या है, हम स्वस्थ क्यों होना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य क्या शरीर का बलिष्ठ होना ही स्वास्थ्य है? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो माना है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सकारात्मक स्थिति की उच्चतम अवस्था स्वास्थ्य है, रोग का अभाव स्वास्थ्य नहीं है। और रोग क्या है? जब व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्थिति दयनीय हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, तो रोग है। तो पहले तो रोग का खत्म होना और फिर स्वास्थ्य को पाना। तो जो रोग है ये विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है। मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपर्णा जी जानती होंगी और मैं रिसर्च किया है आपने। सामान्यतः जब हम रोग का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के रोग हैं। एक तो है जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो संक्रमण से फैलता है। उसका सबसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है या बहुत से जो बैक्टीरिया वायरस से उत्पन्न होते हैं। दूसरी बीमारियां हैं जो पर्यावरण जनित हैं। हमारे आसपास के माहौल को अगर शुद्ध नहीं हम रखे हैं तो हम रोगी हो जाएंगे। और तीसरी बीमारी है जो साइकोसोमेटिक है, मनोदैहिक प्रभाव है। मन पर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, शरीर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं 70 से 72% रिसर्च है वो साइकोसोमेटिक है। साइंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो पर्यावरण जनित बीमारियां हैं वहाँ पर हमारा योग हमारी शारीरिक क्षमता का विकास करेगा, मानसिक क्षमता का विकास करेगा, उनसे लड़ने में सहायक होगा। और जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं 72-70%, वो केवल योग या ध्यान और मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। इसीलिए मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट किया है आपकी अनुमत पद्धति को अल्टरनेटिव मेडिकेशन सिस्टम या कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन सिस्टम। अभी देखते होंगे कि डॉक्टर्स लोग भी अब एंटीबायोटिक के साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देना शुरू कर दिए हैं। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक उसी से आता है, तनाव है, इनका भी दो बेहद बड़ा कैटेगरी, बड़ा स्तरीकरण है। यहाँ पर योग का बहुत महत्व है। और योग में ख़ास तौर से मेडिटेशन का, जो धारणा ध्यान समाधि 3 अवस्थाएं हैं अष्टांग मार्ग का, उसको हम समग्र रूप में या सामान्य भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। ये रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है कि हम आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये साथ चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल यम नियम का अभ्यास करेंगे, 5 साल जो है आसन प्राणायाम प्रत्याहार का करेंगे, फिर और कुछ और करेंगे। साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया में जो मेडिटेशन है, वैज्ञानिक रूप से इनको 2 भागों में बांटा गया है। वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो जानेंगे तब हम अपना हमारे लिए क्या ज़रूरी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहला एक्टिव कंसंट्रेशन मेडिटेशन, उसका एक उदाहरण है विपश्यना। माना जाता है महात्मा बुद्ध ने उसी अभ्यास को किया था। दूसरा है पैसिव मेंटल मैनिपुलेशन मेडिटेशन, भावातीत योग, जिसका बेहतर उदाहरण है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि योगी का। जो गहरे सदमे से, बहुत लंबी समस्याओं से, संस्कारों से जो मन पर प्रभाव पड़ता है, जिसको जन्म जन्म का भी प्रभाव बोलते हैं, वो उसके लिए तो एक्टिव कंसंट्रेशन मेडिटेशन ही ज़रूरी है। और जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारा तनाव है, हम थक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत ही उपयोगी है। और ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, वो एक ही मेडिटेशन के अलग अलग स्टेज हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस आप 10-15 मिनट में कर सकते हैं, विपश्यना के लिए थोड़ा लंबा अभ्यास करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है श्वास और प्रश्वास। जो हमारी पूरी जर्नी है जीवन की, वो प्रथम श्वास लेने और अंतिम श्वास को छोड़ने के बीच की कहानी है। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चा ने जन्म लिया, जिस दिन प्रथम श्वास को लिया और जिस दिन उसने अंतिम श्वास को छोड़ा, उसके बाद अब श्वास नहीं लेगा, वहीं पे जीवन समाप्त हुआ। इस बीच में जो लोग आत्मा परमात्मा भगवान को मानते हैं उनके लिए भी योग है। जो केवल आत्मा परमात्मा को एक जीवन ऊर्जा के रूप में मानते हैं उनके लिए भी योग है। वाइटल एनर्जी योग से बढ़ता है। तो श्वास लेना और छोड़ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप कहीं भी बैठे रहें, कहीं भी चलते रहें, जितना ज़्यादा श्वास हो। और मैं लगता है कि कोई अगर आपके मन में प्रश्न होगा तो मैं लेना चाहूँगा, बाकी अपने वक्तव्य को मैं संक्षिप्त करना चाहूँगा। 2-3 लंबी लंबी श्वासों को लेने और छोड़ने के बाद। तो शुरू करें। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 1 मिनट, नहीं तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा।